नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 2024 के चुनाव, सबसे बड़े चुनाव की, सबसे बड़े मेले और सबसे बड़े जश्न की, लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, जमहूरियत के। अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है पहले चरण के चुनाव के लिए। 7 चरण में ये चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, यानी कि आप बटन दबाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, थोड़ी से परतें खोलेंगे इस चुनाव के। चुनाव चेहरे पर होता है, मुद्दों पर होता है, इसका घालमेल भी होता है, और जनता जनार्दन किस चीज को अहमियत देती है उसी पर निर्भर करते हैं चुनावी नतीजे। हार और जीत इसी पर तय होती है। तो 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे बन रहे हैं? 2014 की बात करें तो भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, ये बहुत बड़े मुद्दे बने थे। नारे गढ़े थे बीजेपी ने, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसका फल भी मिला, सकारात्मक नतीजे भी मिले बीजेपी को। उस वक्त 2G, 3G, 4G, 5G, जीजाजी, कोला घोटाला, न जाने कितने घोटालों की आंच कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को झेलनी पड़ी, और 50 सीटों से भी नीचे 44 पर मुख्य विपक्षी दल जो बाद में बनी कांग्रेस सिमटती दिखाई दी। फिर आए 2019 के चुनाव, और 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी राष्ट्रवाद की। पुलवामा में जो हमला हुआ और जो जवाबी कार्रवाई की भारत ने, और जिसकी ताल आज भी प्रधानमंत्री ठोकते नजर आ रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में और रोड शो में। इस वक्त वो गाजियाबाद में, नोएडा से सटे, नोएडा में मैं बैठा हूं, नोएडा से सटे गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं और दम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि हम तो घर में घुसकर मारते हैं। तो राष्ट्रवाद का एक पुट था, और साथ ही साथ जिसकी हम चर्चा कम करते हैं, जन कल्याणकारी नीतियां। वो निचले पायदान पर जो आदमी बैठा है, उसको राशन, उसको गैस, उसको पानी, उसको शौचालय, उसको घर देने की जो बात थी, उसकी गूंज भी थी। पर 2024 में मुद्दे तश्तरी पर सजे हुए हैं। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर जाती दिखती है। युवाओं की पीड़ा साफ महसूस की जा सकती है। युवा वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, 18 से 24 साल वाले या 29 साल वालों तक की। महंगाई एक बड़ा मुद्दा, किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है, और नोटबंदी के चलते जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटे मोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे कारखाने जो थे, उनकी कमर टूटती हुई दिखाई दी है। देश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 लाख करोड़ से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। पर क्या इनकी गूंज सुनाई दे पा रही है? कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, पर घोषणाओं पर आम आदमी कितना एतबार करता है, और उसकी नब्ज कौन मजबूती से पकड़ रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उधर बीजेपी, एक ट्रेंड साफ दिखाई दे रही है। हम संसदीय प्रणाली में रहते हैं और उसी के तहत चुनाव भी होते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और जीतने वाली पार्टी के सांसद अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन चुनाव क्या लगातार, और ये 2014 से हुआ, 19 में भी देखा, और 24 में तो इसका एक और बड़ा रूप भी हम देख रहे हैं कि चुनाव हो गए हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म। चेहरे का चुनाव बनाने पर आमादा है क्या बीजेपी? और बनाए भी क्यों ना, बहुत से लोग कहेंगे, जब उनके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा
नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता हो, एक ओजस वक्ता हो, 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें क्यों नहीं आगे बढ़ा चढ़ाकर वो दिखाएंगे? तो क्या ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी बन गया है? और इसीलिए बीजेपी लगातार पूछती है विपक्ष से कि मोदी के खिलाफ कौन? तो ये टीना फैक्टर भी है क्या? पर इसमें सवाल यह भी छिप जाता है कि बाकी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो गौण हो जाते हैं क्या? जीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के जादू पर, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी, ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, संसद में कहा, एक अकेला सब पर भारी। ये बात और है, विपक्ष कहता है कि सबको बारी बारी वॉशिंग मशीन में धुलवाकर अपने साथ ले रहे हैं, जीत को लेकर इतने सुनिश्चित हैं, तो हर व्यक्ति के लिए दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? किसी के साथ भी गठबंधन करने को बीजेपी तैयार क्यों हो जाती है? पर मुद्दा मोदी का भी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ये मोदी को हराना चाहते हैं, ये तभी सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं मुझे हटाने के लिए। और विक्टिम कार्ड भी अच्छा खेलना जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ कुछ सरकार की उपलब्धियां हैं कि भाई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, विकास की दृष्टि से सबसे तेजी से विकास करती हमारी अर्थव्यवस्था है, 50 करोड़ जनधन खाते, 11 करोड़ शौचालय वगैरह वगैरह वगैरह, ये लंबी एक फेहरिस्त है। तो क्या चेहरा मुद्दों पर भारी पड़ जाएगा? और इसी में मंडल और कमंडल की राजनीति का पुट भी आ जाता है। जातीय समीकरण कौन बेहतर बिठा पाएगा? बीजेपी बनिया ब्राह्मण पार्टी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा है सोशल इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त की है कि मंडलीकरण भी हो चुका है पूरी तरीके से बीजेपी का। क्या इसीलिए अब माय फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर से बढ़कर तेजस्वी यादव माई बाप की बात कर रहे हैं, या अखिलेश यादव वो पीडीए की बात कर रहे हैं? पिछड़ा, दलित और ए में तो सब आ जाते हैं, अगड़ा भी, आदि आबादी भी या आदिवासी भी, सब लोग। और कांग्रेस 5 न्याय की जब बात करती है तो वो नारी, युवा, किसान, श्रमिक और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना की काट लेकर आए कि भाई ये जातिवादी छोड़िए, असल में 4 जातियां हैं इस देश में, वो है गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी। तो ये समीकरण भी कौन बेहतर बिठा पा रहा है? और इसीलिए गठबंधन की भी दरकार हो रही है। नीतीश कुमार के लिए इसीलिए क्या लाल कालीन बिछाकर वापस लाया गया जबकि सारे दरवाजे बंद हो गए थे। मौका परस्त, पलटू राम, न जाने कितनी संज्ञाओं से नीतीश कुमार को बीजेपी ने नवाजा था। इसीलिए जयंत चौधरी को भी साथ लिया है, या शिवसेना 2 फाड़ हुई, एनसीपी 2 फाड़ हुई, और वहां पर बीजेपी की अगुवाई वाली, हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, असली शिवसेना के अब वो नेता हैं। तो चुनाव क्या कह रहा है इसकी था लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हर तरफ जीत का शोर, 24 का चुनाव के शोर, अब जीत की ताल तो ठोक रही है, वो तो ताल ठोकी जाती है कि भाई अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अब वो तो बंगाल में भी कहा 200 पार, हरियाणा में कहा 75 पार, 150 पार कर्नाटक में भी कहा था। तो ये ताल तो ठोकी जाती है, लेकिन असलियत क्या है? और विपक्ष अपनी ताल नहीं ठोकता, लेकिन ये कहता है 180। मैं राहुल गांधी का बयान दोहरा रहा हूं यहां पर कि 180 से नीचे ला देंगे बीजेपी को। और दूसरा सवाल, एक मंच पर आए विरोधी, क्या मुद्दा सिर्फ मोदी, विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है, या बीजेपी
की रणनीति में फंस गया है, या हम सिर्फ ऊपरी बात कर रहे हैं। ये नेशनल मीडिया के साथ एक दिक्कत होती है। नोएडा के स्टूडियोज में बैठकर हम क्या अंदर तक घुसने को तैयार नहीं होते, चुनाव को समझने के लिए, उसे परखने के लिए, कसौटी पर कसने के लिए। और आज यही मैं कोशिश करने वाला हूं, और इसीलिए किसी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया। सिर्फ देश के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, बरसों से चुनावों की जो था लेते आए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूट्यूब पर एक बेहतरीन ये अपना चैनल चला रहे हैं, आपका अखबार। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, लेखक हैं, बहुत बेहतरीन तबला बजाते हैं और राजनीति भी समझते हैं, अभिज्ञान प्रकाश। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह है मेरे साथ। हम जो दिल्ली में बैठे होते हैं, नोएडा में बैठे होते हैं, शहरों की बातें ज्यादा करते हैं, यहीं की था लेते रहते हैं। गांव देहात में ये गांव वापस चले गए हैं शीतल, तो इनसे वहां पर मुद्दे क्या हैं, गूंज क्या है, समझना चाहेंगे। और सीधा सवाल में सीधी बात कार्यक्रम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु, इतने चुनाव देखे हैं, 70 के दशक से आप ट्रैक कर रहे हैं चुनावों को, 50 बरस होने को आए। यह चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है? हर चुनाव का एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है कि भाई इस बात पर इस बार चुनाव हो रहा है। वो कुछ समझ में आ रहा है आपके? तो संदीप, मैंने देखा आपने जो कहा, आपने चुनाव की इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और उसकी रिलीजन, ये सब कवर कर लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे एंगल्स को कवर कर लिया। उसके अंदर मेरे से ये सवाल करना है कि किस तरफ जा रहा है चुनाव, आपने खुद ही कह दिया। दूसरा सवाल जो आपका है, पहला तो आपने कहा कि सब तरफ शोर, दूसरी तरफ कहा कि मोदी जो है चुनाव उसी तरफ जा रहा है कि मोदी जी खुद भी, अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में, वो अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं। हर चीज़ मोदी ने की, मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी को कहते हैं हटाओ, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं मोदी को हटाओ, तो मोदी अपने ऊपर चुनाव को लाकर खड़ा कर देते हैं। उनको लगता है कि उनके पोस्टर जो हैं, उनके जो ओपिनियन मेकर उनको इनपुट देते हैं, उन्होंने शायद ये समझा दिया है कि आप इसी के ऊपर रखिए, ताकि जब सड़क पे भी पत्रकार जाता है कि आप मोदी को वोट देंगे। मैं पिछले कई दिनों से टीवी देख रहा हूँ, हर पत्रकार यही सवाल पूछ रहा है कि मोदी को वोट देंगे, ये नहीं पूछते भाजपा को वोट देंगे। जब नैरेटिव सेट कर दिया कि उन्होंने कि मोदी को ही पत्रकार सवाल बनाएंगे, भाजपा को नहीं बनाएंगे। दूसरा भाई इंडिया पूछते हैं आप, वहाँ राहुल गांधी के बारे में पूछता नहीं है कोई, या किसी और लोकल नेता के बारे में नहीं पूछता। तो जो मोदी वर्सेस द रेस्ट जो एक नैरेटिव बन गया है, ये 1977 में हुआ था कि इंदिरा हटाओ। उससे पहले किया था, इंदिरा कहती थी 71 के अंदर, इंदिरा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ महंगाई हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। इस बार मोदी जी ने उल्टा वही नारा रिपीट कर दिया, वो कहते हैं भ्रष्टाचार, मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी हटाओ। तो ये एक नैरेटिव बनता चला जा रहा है कि पर्सनालिटी के ऊपर कर दीजिए, ताकि उस तरफ दूसरी तरफ टूटी हुई पर्सनालिटी बिखरा हुआ चाहे। जैसे वो एक हुआ था 1980 के अंदर नारा, वोट फॉर द गवर्नमेंट दैट वर्क्स। मिसेस गांधी का एक बहुत अच्छा, उन्होंने जो वहाँ की एजेंसी उन्होंने निकाला था, क्योंकि जो भी चरण सिंह की सरकार थी या मुजाहिद की सरकार थी, वो काम बिल्कुल नहीं करती थी। तो पॉजिटिव नारा था उस वक्त जनता सरकार के खिलाफ। इस वक्त नेगेटिव नारा जो चल रहा है, जब भी चुनाव होता है नेगेटिव नारा तब काम करता है जब उस सरकार के खिलाफ कोई आपको वेव दिखाई देती हो। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सरकार, मोदी सरकार 10 साल रहने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल पर दिखाई दे नहीं रही है, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ हुई थी। अब देखिए वाजपेयी जी हार गए, तो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वाजपेयी जी इसलिए हार गए कि अर्थमेटिक जो था, कास्ट कॉम्बिनेशन जो था, वो बन नहीं रहा था। तो इस बार परिवर्तन सिर्फ यही हुआ तीसरे टर्म के अंदर कि मोदी जी को आखिर में आकर लिखा कि मेरे को NDA 2 बनाना पड़ेगा। उसमें राजभर की पार्टी हो या मांझी साहब हों या कोई और हो, छोटी छोटी जो जाति की पार्टियां हैं या AIDM के हो, उनको साथ लेकर के वहाँ की जो बाकी छोटी छोटी पार्टियों के वोट हैं, 2% हैं, 3% हैं, 5% हैं, उनको इकट्ठा करके केरला के अंदर की भी उन्होंने कोशिश की। तो मोदी जी को लग रहा है कि जब तक अपने दम पर बीजेपी नहीं जीत सकती, खाली मेरे दम पर भी 330 तक आएगी, अगर 10% भी इनकम हुई तो मेजोरिटी से नीचे आ सकते हैं। तो नारा वही है कि मोदी वर्सेस द रेस्ट।
ये प्रोग्राम बड़ी के ऊपर कोई दिलचस्प लड़ाई बात नहीं कही हुई। प्रभु, बीच और तो में तरह इंटरप्ट कर रहा हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी बाकायदा लोकसभा में, एक अकेला सब पर भारी, और जो आपने अभी जिक्र किया वो एनडीए का कुनबा यकायक अब उसका विस्तार होने लगा। जब इंडिया बना था तो 38, वो 38 में 7-8 और जुड़ चुके हैं, वो 45 से ऊपर जो चली गई। तो अगर मोदी सेंट्रिक ये सोची समझी रणनीति है कि मोदी सेंट्रिक चुनाव बनाना है, तो इतने सहयोगियों की, घटकों की दरकार क्यों हो गई? इसलिए मैंने कहा कॉस्ट बेसिस पे जो भी है साउथ के अंदर का एक्सपेंशन 370 जब आप बात करते हैं, टीवी चैनल भी 370, कभी भी किसी भी चैनल के अंदर मैंने डिस्कशन नहीं देखा कि बीजेपी के इतने मंत्री आते हैं, उनसे पूछा कभी चार्ट रख करके 370 गिना तो दीजिए, हमारे को कहाँ से आएंगी, टोटल तो करिए। कोई टोटल करने के लिए पूछता नहीं, उन्होंने कह दिया 370, अब आपने मान लिया 370, उसके ऊपर चल दिया। अब की बार 400 पार, यानी कि 75% सीटें आपको जितनी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती, मेजोरिटी आ सकती है, 303 पहली बार भी आई थी। अब सवाल ये है कि 330 रोकना है, उसके ऊपर कैसे जाना है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मोदी जी हमेशा आंकड़ा सेट करते हैं। 2014 से कहा था कि मैं इतने लोगों के घर बना दूंगा, मैं इतने लोगों के पैसे ला दूंगा, मैं उसके अंदर गैस कैलेंडर दे दूंगा, इतने मकान 80 करोड़ लोगों को मैं खाना दूंगा। हर नारा उनका नारा जो है संख्या के साथ जुड़ा होता है। चाहे वो 300 पार पिछली बार था, इस बार 400 पार हो गया। तो जैसे आपने कहा कि राजस्थान में 150 पार, वहाँ पर 200 पार, कहीं पर 150 पार। तो एक नारा देते हैं जो कांग्रेस पार्टी या विदेशी बाकी दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो नहीं दे रही हैं। उनकी खूबी यही है कि वो टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना जानते हैं। और एनडीए का एक्सपेंशन इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे साथ पार्टियाँ आ रही हैं। वो दिखाते हैं कि मेरे को छोड़, मैं अनटचेबल नहीं हूँ। वाजपेयी जी को पार्टियां छोड़ के चली गई थी, इसलिए एक बड़ा कारण यही भी था कि उनका अरिथमेटिक एडिशनैलिटी वो टूट गई थी। उनकी करिश्मा अच्छा था, परंतु इतना नहीं जितना कि पावरफुल जब मोदी जी बोलते हैं। और दूसरी बात देखिए, मोदी जी तीसरी टर्म के अंदर जा रहे हैं, उनको भी तो नई चीज़ कुछ कहनी है, नई चीज़ वो अपने ऊपर ला के खड़ा कर रहे हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करिए, जैसे आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, जो मैंने कहा वो करके दिखाया। उसके ऊपर कोई स्क्रूटनी ना हम कर रहे हैं ना कोई और कर रहा है। एक बड़ा मुद्दा होता है या चेहरे के सामने दरअसल मुद्दा गौण हो गया है या गौण करवाने की कोशिश है। हम 2014 और 19 पर ही नजर डालें प्रभु, तो 2014 में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। आपने कहा अभी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही, इस पहलू को मैं अभी बाद में आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को उठाया और 2019 आते आते उसमें राष्ट्रवाद जमा जन कल्याणकारी नीतियां, ये दो चीज भी जुड़ गई। पर इस बार सिर्फ मोदी अपने ऊपर पूरा दांव खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल अपने ऊपर, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है ना कि जब तक मेरे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ओपिनियन पोल करते हैं, कभी भी कर लीजिए यार, 1980 से मैंने ओपिनियन पोल देख रहा हूँ, इंडिया टुडे में सबसे पहले करा था। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई होती है। राजीव गांधी जब हारे थे, 200 सीटें आई थी, तब इंडिया टुडे के ओपिनियन पोल के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर was राजीव गांधी। सीटें आई 200 उसके बाद। तो अपने ऊपर आने से ये होता है कि नैरेटिव आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं होने देते। मोदी के खिलाफ जो भी पूछेगी, जो भी कहेगा आएगा तो मोदी, ये नारा बन गया ना। तो ये कमजोरी जब आप लोगों से है। करते हैं, लोग कहते आप हैं जब कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं एक बात, हाँ प्लीज जारी रखिए। मैं बता रहा हूँ संदीप, एक लाइन का नहीं है मेरे को। सिर्फ जैसे मैं आज देख रहा था सुबह भी किसी चैनल के ऊपर, वो इंटरव्यू कर रहे थे किसी जगह जा करके, सब औरतें वहाँ की बोल रही थी हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं मिलता, हमारे यहाँ राशन 15 किलो की जगह 5 किलो मिलता है। फिर आखिर में जो पूछा वोट किसको देंगे, आएगा तो मोदी। सारी नेगेटिव करने के बाद भी मोदी के ऊपर आकर के वो महिलाएं टिक गई। और दूसरी बात बता रहा हूँ, उस तरफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। एक यूट्यूबर ने महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी बातें कही कि 60 साल में तो इतना डीजल नहीं बढ़ा था जो 10 साल में बढ़ गया। महंगाई के पूरे फिगर दे दिए और 3 घंटे के अंदर 3 लाख लोगों ने उसको देख लिया। एक तो सोशल मीडिया जो है उसका नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया से टोटल अलग है। पहले सोशल मीडिया टोटल बीजेपी के फेवर में जाता था। आजकल का सोशल मीडिया अगर यूट्यूब उठाकर देखें, यूट्यूब से ये लगता है कि बीजेपी तो हार रही है, परंतु टीवी चैनल लगता है मीडिया से काम नहीं होता ना। वी आर द मैसेंजर्स, हम तो कैसे संदेश वाहक ही हैं। मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर जो आपने यूट्यूबर का भी जिक्र किया, अब बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर या महंगाई की बात करें,
वो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आधे में दाम आ गए, $120 से घट के 80 से भी नीचे आ गए प्रति डॉलर, प्रति बैरल पर डॉलर, पर एक नया पैसा पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। तो ये विपक्ष की कमजोरी है क्या? मीडिया की बात छोड़िए, विपक्ष भी लोगों तक वो मुद्दे नहीं पहुंचा पा रहा है। मैसेजिंग स्ट्रक्चर वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अभी तक मैंने शुरू में भी कहा कि नारा कोई भी इतने सारे मुद्दे, महंगाई बढ़ी है, करप्शन के कैसे आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड ला कर खड़े कर दिए, आपके ऊपर महिलाओं के क्या, कोई भी एक नारा जो है, जैसे मैंने कहा वोट फॉर द गवर्नमेंट दैट वर्क्स इफेक्ट तक, और मनमोहन सिंह करप्शन खत्म करो, ये सब नारे जो हैं जब तक एक सेंटेंस के अंदर और दुनिया का दिल नहीं जीतेंगे। ऑपोजिशन के पास ना कोई नारा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है जिसको वो इफेक्टिवली अपने वोटर तक कन्वे कर सके। 3 आपने बड़ी बात कही, ना नारा, ना नेता, ना नीति। हाँ, 1 मिनट प्रभु, ना नारा, ना नेता, ना नीति। तो पर नेता की बात करें, प्रदीप सिंह, क्या दरअसल संसदीय प्रणाली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने और जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दिया है कि भाई चेहरा हमारे पास ये चेहरा, आपके पास कौन सा चेहरा? क्या चुनाव अब ये बना दिया गया है? इस तरह का चुनाव आपने 1952 से जब चुनाव शुरू हुए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस तरह से वो प्रणाली सामने आती दिखी है क्या? नहीं, ये मुझे तो जो है, आप बीच के कुछ हिस्से छोड़ दीजिए तो लगातार यही प्रणाली थी। एक समय था जब गोविंद वल्लभ पंत कहते थे कि देश वही बात मानेगा जो नेहरू बोलेंगे। इंदिरा गांधी का नारा एक 1971 का अभी प्रभु जी ने सुनाया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। 1980 का नारा था जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ। हाँ। और वसंत साठे के जरिए बाकायदा ये मुहिम चलाई गई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जानी चाहिए देश में। तो ये कोई नई बात नहीं। देखिए, व्यक्ति से आदमी को रिलेट करने में ज्यादा आसानी होती है मुद्दों की बजाय, और कोई एक मुद्दा अगर बन जाए जो व्यक्ति पर भारी पड़ जाए तब मुद्दा भारी हो जाता है। जैसे 1977 में इमरजेंसी का मुद्दा, या 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या का मामला था, तो वो मुद्दा जो है व्यक्ति से बड़ा हो गया। तो ऐसे में फिर जो है व्यक्ति गौड़ हो जाता है। नहीं तो आम तौर पर राजनीति में बात असली होती है मैसेंजर की। मैसेज देने वाला कौन है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। इस समय देश में नरेंद्र मोदी से बढ़िया मैसेंजर नहीं है कोई। जो बातें आप गिना रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं। प्रभु जी ने भी अभी बताया जो है महिलाओं का, कि उन्होंने शिकायत की ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद मोदी को वोट क्यों देना चाहती है? क्यों मोदी को वोट देने की बात कर रही है? क्योंकि विश्वसनीयता है कि जो गड़बड़ है उसको ठीक भी मोदी ही कर सकते हैं। ये जब विश्वास हो जाता है तब एंटी इनकम्बेंसी का असर जो है वो कम हो जाता है। जहां गड़बड़ है या जिन मुद्दों की गूंज नहीं सुनाई दे रही, उनको क्लेवरली सरकमवेंट भी करती दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? भाई 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, या 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन आएगा, या मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। अब मुफ्त में चूल्हा है, सिलेंडर मुफ्त में नहीं है, वो जून 2020 से नहीं है। नहीं, देखिए, कोई भी सरकार हो वो अपने विरोध के जो मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश तो करेगी ही। उनको उभारने की कोशिश क्यों करेगी? ये काम तो विपक्ष का है। विपक्ष उन मुद्दों को उभारे। जैसे 2014 में मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को उठाया और सफलतापूर्वक लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि हम उम्मीद हैं। तो 2014 में मोदी उम्मीद के नेता थे कि उम्मीद है हम आएंगे तो इसको बदल देंगे। अब जो है लोगों को लग रहा है कि भले ही उन्होंने जो जो कहा था पूरा नहीं किया, लेकिन इनसे बेहतर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो विपक्ष के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिस पर लोगों का भरोसा हो कि अगर इनको सौंप दें तो ये स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं या जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जो कुल मामला है वो नेतृत्व की विश्वसनीयता का मामला है। और यहाँ फ्रंट फुट पर भी खेल रही है क्या बीजेपी? प्रदीप सिंह, अगर हम 21 मार्च, थोड़ा सा ही पीछे जाते हैं, 2 हफ्ते पहले की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर
एसबीआई को फटकारा, डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी जो वो 30 जून तक का वक्त मांग रही थी, वो 21 मार्च को 5 बजे के बाद अपलोड हो रही थी। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले उठा लेते हैं और बाद में अब जेल में डाल दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पर वार या वो अत्याचार जो विपक्ष कह रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। और क्या ये भी अपने आप में एक क्लेवर स्ट्रैटेजी है कि भ्रष्टाचार की तरफ बात चली गई, बाकी मुद्दे गौण हो गए? अब बिल्कुल, जो मुद्दा, जिस मुद्दे की लगता है पार्टी को, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, कि उसकी गूंज जनता से सुनाई दे रही है, उसकी प्रतिध्वनि आ रही है, तो उस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाएगी, ज्यादा हाईलाइट करेगी। वही बीजेपी कर रही है। बीजेपी को लग रहा है कि इस समय जो विपक्ष है, विपक्षी नेता हैं, ज्यादातर उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई। वो बीजेपी के प्रचार से भी हुई है, उनके व्यवहार से भी हुई है। तो दोनों मिलाकर असर ये है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता है, 70 में 63 सीटें हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली की सड़कों पर कोई इस तरह की सहानुभूति की लहर दिखाई नहीं दी। पर जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, एक मिनट प्रदीप जी, जो आप फिर वही आकर दिखता है। ठीक है, एक सेकंड, क्रेडिबिलिटी की जो आपने बात की, नवीन जिंदल कोयला घोटाले का आरोपी बीजेपी में आते हैं, 1 घंटे बाद कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया जाता है। या जनार्दन रेड्डी जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, जो बीजेपी कहती थी 2018 में, वो मां की गोद में आकर बैठ जाते हैं। या अशोक चौहान, मतलब उधर के जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में आकर क्लीन हो जाते हैं। वहां क्रेडिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती क्या, या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता असर पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि ये इनको लेने से पहले नरेंद्र मोदी को मालूम है कि इसका असर क्या होगा। इस बात का आकलन करने के बाद इन लोगों को लिया गया कि मोदी ने लिया है, इसलिए जो है इन पर हम भरोसा कर सकते हैं। मोदी पर भरोसा है, यानी जो मोदी के साथ है उस पर भरोसा है। तो बीजेपी के कुल सांसद गौण हो गए। बात जो है नेता की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता की है। तो सांसद गौण हो गए, सांसद कोई भी हो, मतलब उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, ये भी इसका एक राजनीतिक मायने निकलते हैं क्या? वो तो मोदी खुद ही कह रहे हैं कि हर सीट पर आप जो है मोदी को उम्मीदवार मानिए और किसी के बारे में सोचिए ही मत। तो वोट मोदी को पड़े, ये प्रचार भी हो रहा है, ये कोशिश भी हो रही है, और इस तरह की छवि भी बनाई गई। विपक्ष की भी बात करते हैं अभिज्ञान। जो प्रभु ने एक बात कही कि एक लाइन का कोई नैरेटिव विपक्ष नहीं बना पा रहा है, मतलब मुद्दों की तो भरमार है, सीधा आम आदमी से मुखातिब होकर कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कल वो 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी तो निकाल दी, वो ऐसा लग रहा है किसी पीएचडी स्कॉलर का डेजर्टेशन है, उसमें डिटेलिंग में घुसिए। एक होता है सीधे सीधे आम आदमी से राब्ता कायम करना, उसको बताना आने दो, हमें लेकर आओ, हम ये देंगे। वो कर पा रहा है क्या विपक्ष? देखो संदीप, संदीप 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है, और कई बातों से मैं प्रभु चावला की 100% एग्री करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी एज वी स्पीक इस चुनाव को पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। कैसे किया, क्या रणनीति, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सभी लोग यहां बहुत वरिष्ठ आकलन करना उसका जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि उसने तो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। प्रदीप जी ने सही बात बोली, उनसे बढ़िया इस वक्त देश में मैसेंजर कोई नहीं है। अब विपक्ष मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि जो अलायंस बनी, फिर उसमें कई लोग आए, फिर नीतीश कुमार आए, मेरी अभी तक एक चीज नहीं समझ में आई कि जो प्रभु चावला सही कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड इशू, राष्ट्रव्यापी मुद्दा एक तो होगा ना कोई, मतलब इतने सारे आपने गिनाए हैं अभी अपनी एंकरिंग में, जिसको वो लार्जर देन लाइफ करके खुद ना कोई इंडिविजुअल खड़ा हो, कम से कम मुद्दा आप खड़ा करते। अब वही नहीं हो पाया है, तो जब वो नहीं हो पाया है तो काउंटर एडवांटेज किसको मिलेगा? नहीं, इसमें कंफ्यूजन का, विज्ञान बीच में रोक रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन का आलम तो ये है, कल मैंने कार्यक्रम किया था, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना
जिसने एक अहम भूमिका निभाई हिमाचल में सरकार बनवाने में कांग्रेस की, और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल फिगर सही बात है। राजस्थान में हासिल करने के पीछे भी पुरानी पेंशन योजना का अहम योगदान था। अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि जी सरकार समीक्षा कर रही है। अब कैसे बोलूं, टेलीविजन पर आप ही के कॉन्क्लेव में राजस्थान के कांग्रेस के नेता मिले तो चर्चा हुई। स्वाभाविक है, पुराने मित्र हैं। पहला सवाल ही मैं पूछूंगा पत्रकार हो पुराना कि भाई क्या हुआ, कैसे निपट गए। तो जब आप सुनते हैं ना उनको अलग से, तो आपको दर्द समझ में आता है कि ना तो ऑपोजिशन यूनिफाइड है, हाँ, वेयर इज यू आर डीलिंग विद एन एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड, आप कोई कुछ भी इसको कह लीजिए, पार्टी जो अभी तक भारतीय राजनीति में जिस तरह के सिस्टम्स को नहीं देखा गया है, हाँ, उससे आप डील कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी आप ना रीजन को डील कर पा रहे हैं, ना आप नेशनली डील कर पा रहे हैं। मैसेजिंग की जहाँ तक सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब पहली रैली हुई थी या यात्रा हुई थी राहुल गांधी की। उस समय जो माहौल बना, मुझे लगा कि ये वाकई मुद्दे उठेंगे, पहुंचेंगे और देश 24 में एक कॉन्टेस्ट देखेगा। हुआ ये कि 3 महीने के लिए वो गायब हुए, बीजेपी सारे के सारे राज्य लेके उड़ गई। तो आप पहले फर्स्ट असेस द एनिमी, यू नॉट इवन बीइंग एबल टू डू दैट। बड़ी पुरानी कहावत है ना, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझते। यहाँ तो राजनीतिक दुश्मन आपका नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष को किस तरह से उसको हैंडल करना है, अभी तक वो ये क्लैरिफाई ही नहीं कर पाए हैं। नहीं, पर इसकी एक क्या पलट तस्वीर भी है जो शायद हम शहरों में बैठकर शीतल देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, महंगाई जैसा प्रभु कह रहे थे, अब यूट्यूब पर जाइए आप तो दुनिया भर के व्यूज मिलते हैं जहां महंगाई, बेरोजगारी, किसानी की दिक्कतें, जो कमर टूट गई श्रमिकों की, जो इनफॉर्मल सेक्टर का भट्टा बैठ गया है, तो विपक्ष उठा पा रहा है या नहीं वो अलग बात होती है। हमने उस पर विस्तार से चर्चा कर ली, लेकिन गांव देहात में, गली खड़ौंजों में, कस्बों में क्या कुछ गूंज है? कई बार वोटर साइलेंट होता है। देखिए, गूंज है, लेकिन वही है जहां उसको विपक्ष सांगठनिक रूप से एड्रेस करने में या किसी आंदोलन ने अपने ताकत से उसको एड्रेस किया है। जैसे ये पूरी की पूरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक पट्टी में इस समय बहुत वो चर्निंग होते हुए नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि राजस्थान से आपको अप्रत्याशित नतीजे उस बेल्ट से मिलेंगे। मैं उस फील्ड में हूँ, जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ। किस चर्निंग की ओर इशारा कर रहे हैं आप? क्या चर्निंग है? थोड़ा सा और खोलिए। जो किसान आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने किसान आंदोलन किया, उनके बीच उस समस्या की चर्निंग है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से में और बिहार में या उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में, मध्य प्रदेश वगैरह में उस तरह का कोई आंदोलन खड़ा करने में विपक्ष फेल रहा, तो वो चर्निंग वहां नहीं नजर आती। पर वो जातिगत जनगणना और जातीय गठबंधन जो हैं, अब वो माई से बाप पर भी आ गए। जैसे तेजस्वी, बहुजन, आदिवासी, आदि आबादी, पुअर, और इधर पीडीए, वो पिछड़ा दलित, और ए में बहुत सारे लोग आ गए। वो कुछ जो मंडल है, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने मुकम्मल कर ली, वहां कुछ सेंध मारी, अपने पुराने वोट बैंक को कुछ खींच पा रहा है विपक्ष। जरूर कुछ सीटों पर, कुछ पूर्वी उत्तर और पूर्वांचल की सीटें मैं बता सकता हूं जहां उस मामले का असर है बाकायदा, और वो नतीजों में भी नजर आएगा, चाहे वो मत प्रतिशत के रूप में आए या चुनावी जीतों में भी कुछ बदल जाए। लेकिन वो इसलिए उतने बड़े स्तर पर नहीं आया कि इन चीजों का नेतृत्व करने वाली जो पहले से पार्टियां इन राज्यों में मौजूद थी, उनमें कोई मोबिलाइजेशन का काम नहीं हुआ। वो ये मान के बैठे रहे कि उनके पास ये सब है, और ये गिन लिया उन्होंने, सोच लिया हम जीत गए। और थोड़ा सीधा करता हूं अपने सवाल को, डायरेक्ट करता हूं। देखिए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं बन पाया उतना बड़ा मुद्दा। मंडल और कमंडल से कदमताल करना चाह रही थी बीजेपी, पर मंडलीकरण ना हो, हिंदू ही बना रहे वोट बैंक उनका, ये पूरी कोशिश थी।
अब अरुण गोविल को मेरठ से खड़ा करना ये साफ दर्शाता है कि राम मंदिर का कार्ड उतना नहीं चल पाया। तो जो ये मंडल कार्ड है, अभी हिंदू हिंदू ही बना हुआ है या जाति में बट गया है? मैं नहीं, विशुद्ध नहीं, राजनीतिक हिंदू सवाल जाति- पूछ रहा हूं अब। नहीं, हिंदू बाकायदा जातियों में बटा हुआ है, लेकिन ये जो जातियों के उद्भव के आंदोलन हुए, उन्होंने इन जातियों के एक एक दो दो सत्रप पैदा कर दिए। वो सत्रप अपनी पूरी जाति को ज्यादातर बीजेपी के खाते में जाके दर्ज करा आते हैं अपने निजी फायदों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में निषाद लोगों की पार्टी और राजभर की पार्टी, वो दोनों अपने को उन्होंने वहां बीजेपी के साथ कर लिया और अपने बेटे के लिए एक एक लोकसभा सीट ले ली, अपने लिए एक मंत्री पद का पद ले लिया। बहुत से लोग कहते हैं कुछ पैसे भी लिए होंगे। तो ये सब ऐसा ही बिहार में है। तो ये सब ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये मतलब आधारभूत उन्होंने ले रखा है कि पिछड़ी जातियों का आंदोलन है सामाजिक न्याय का, लेकिन उसके लिए आंदोलन किया नहीं। चाहे तो वो सोशल जाति इंजीनियरिंग जनगणना कोई बड़ा ना उसमें बदलाव आया है ना बड़ा फैक्टर होगा, वो जो बट गया है वो वैसा ही रहने वाला है। वो फैक्टर बीजेपी के पक्ष में है। जैसे हाँ। बिहार में मैं देख रहा हूं कि सारी छोटी जातियां जो ईबीसी में और इसमें है, उनमें से ज्यादातर यानी करीब 90% ऐसी हैं जिनको बीजेपी ने अपने हिस्से में कॉबल अप किया है। तो वो उस आंदोलन तो पैदा हुआ दूसरे सवाल से, समाज में न्याय के आधार पर, लेकिन वो जाके बाद में अपने लीडर के हाथ के जरिए बिक गया एक ऐसी जगह जहां से उसका प्रतिवाद होना है। तो ये स्थिति है, अभी ये चलेगी। देखिए, ये चीजें बहुत जल्दी हल नहीं होती। सामाजिक न्याय वगैरह के सवाल किसी एक चुनाव या दो चुनाव में हल नहीं होंगे। नहीं, पर ये एक चुनाव लंबी भी अभी शीतल, अभी तो शुरू हुआ है, अभी 13 दिन बाद पहला चरण है। तो अभी चुनाव बन रहा है या खाका तैयार हो गया है? अब देखिए, ये बात तो अपने साथियों की बिल्कुल सब सही है कि मोदी जी की शख्सियत बहुत प्रबल है और किसी दूसरी पार्टी या मोर्चे के पास इस तरह का कोई दूसरा बंदा नहीं है जो उनके मुकाबले खड़ा किया जा सके। ये तो 2004 में भी लगता था, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के हाँ, सामने। तब लगता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की तब ना इस तरह का मीडिया तंत्र था, न ही मीडिया को इस तरह से प्रबंधित कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी। मीडिया अकेला चुनाव डिसाइड कर देता है? नहीं, मीडिया तय करवा देता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मीडिया अगर बिल्कुल एक तरफा हो तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। और इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं पिछले 10 साल से ये चीज उत्तरोत्तर होती जा रही है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। नहीं, दूसरे भारतीय मैं जनता यहाँ पर पार्टी, एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। मीडिया ने भी गाजे बाजे के साथ, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स ने भी दिखाया था 2021 में अब की बार 200 पार की, बंगाल तो जीत लिया जी, फतेह कर दिया, 73-74 सीट पर सिमट गई। 175 पार हरियाणा में, वो 40 सीटें आती दिखाई दी थी। दिल्ली में भी आए इस बार तो केजरीवाल गए, ये 2020 की बात है, 62 सीट लेकर आए। 150 पार कर्नाटक में आई, कुल मिलाकर 65 सीटें। आपने बंगाल का बड़ा अच्छा पूछ लिया, एक उदाहरण याद आ गया, बड़ा दिलचस्प है कि जब बंगाल में 200 नहीं आई और 70-72 सीटें आके रह गई, तो एक बड़े एंकर ने अमित शाह को ट्वीट किया कि भाई ये क्या हुआ, आपकी बात क्यों नहीं सही साबित हुई। तो अमित शाह ने उनके जवाब में लिखा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य सेट करते हैं। उस एंकर ने उस बात को छिपा लिया, उसने अपने श्रोताओं के साथ उसको साझा नहीं किया है कि अमित शाह ये कह रहे हैं। दिक्कत की बात यही है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो लक्ष्य बनाती है वो मीडिया उसको एम्पलीफाई करता है, जैसा इस बार भी हो रहा है। 400 पार, मतलब 400 पार, हर जगह 400 पार लिखा हुआ आता है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। मीडिया उसको दिन भर रात भर तरह तरह से, कभी वही तो प्रभु पूछ रहे थे कि कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई जरा वो गणित तो बता दो कि कहां पर कैसे जीत कर 370 आप खुद लाओगे और 400 मैं आता हूं उस सवाल के ऊपर। आपने कहा चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी की शख्सियत बहुत प्रबल है, बहुत विशाल है, उनका कैचमेंट एरिया देश में सबसे बड़ा है, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन 2019 में उनको जो फायदा पहुंचाने वाली स्थिति थी वो स्थिति 2024 में मौजूद नहीं है। 2019 में दो चीजों ने उनको मुख्य तौर पर फायदा पहुंचाया था, बाकी सब चीजें उनके फायदे में ही थी। पहली चीज तो ये थी कि जो पुलवामा और बालाकोट वाला मामला था उसने उनको लाभ पहुंचाया था। कितना पहुंचाया था, क्या पहुंचाया था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से लाभ पहुंचाया था। दूसरी बात यह थी कि विपक्ष की एकता बिल्कुल बिखरी हुई थी। इस बार क्या है कि पुलवामा और बालाकोट जैसा मसला नहीं है और विपक्ष की एकता बिखरी हुई नहीं है, अव्यवस्थित है। इन दोनों बातों में फर्क है। 19 के मुकाबले विपक्ष में अपेक्षाकृत एकता है। तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जीरो था।
अभी अभी भी इंडेक्स कमजोर है, इंडेक्स नीचा है, ऊंचा नहीं है इंडेक्स, लेकिन पहले के मुकाबले अपेक्षाकृत एकता थोड़ी ज्यादा है। बालाकोट स्ट्राइक की भरपाई वो विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा के करना चाहते हैं। अभी चुनाव की शुरुआत है, अगर ये मुद्दा नहीं चला, और क्योंकि ये दुधारी तलवार है, ये मोदी जी को भी घायल कर सकती है और विपक्ष को भी घायल कर सकती है। अगर ये दुधारी तलवार लगी उनको, तो वो थोड़े दिनों बाद इस बात को बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि 19 तारीख जब पहला वोट पड़ेगा, तो उस वक्त के बाद उस चीज को थोड़ा सा बदल दें, उसको कोई ट्वीक कर दें उसको, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अभी जैसा कि है कि जो मोदी जी का अपना जो कैच में अपना प्रभाव क्षेत्र है, उसमें जो भी शीतल प्रसाद जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। वहां उनका जो सामुदायिक और सामाजिक जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी तक के संचित प्रयासों के कारण बहुत ही विशाल, बहुत प्रबल और बहुत ही निष्ठावान है भाजपा के प्रति जो है। पर वो टूटता नहीं है। ये हिंदी पट्टी तक ही महदूद है, क्योंकि साउथ ऑफ विंध्यास, दक्षिण भारत में देखें, वहां पर वो जो कैचमेंट एरिया वहां बढ़ा है क्या? जब मैं कैचमेंट एरिया की बात कहता हूं तो मैं उत्तर भारत, समाचार हाँ, जब मैं कैचमेंट एरिया की बात कहता हूं तो मैं उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत की बात कहता हूं। केवल पंजाब इसमें अपवाद है। पंजाब उत्तर भारत में बिल्कुल मोदी की कैचमेंट एरिया से बाहर है, मतलब वो एक आउटलायर है उसमें, वहां पे है। एक एक लाइन में सबसे जवाब चाहूंगा प्लीज, मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड है। सबसे बड़ा मुद्दा मोदी ही है या कोई और मुद्दा भी हो सकता है? प्रभु, आपसे शुरू कर रहा हूं, एक लाइन में प्लीज। मैंने वही कहा ना, सवाल ये है कि मैं संदीप कहता हूँ कि ये कहते हैं मोदी हटाओ, उनका जवाब क्या है? क्यों हटाओ और किसको लाओ? इसका जब तक जवाब नहीं होगा तो मुद्दा मोदी रहेगा। मोदी हटाओ, किसको लाओ, क्यों लाओ? जब ठीक है, अभिज्ञान एक नैरेटिव मुद्दा मोदी है या मुद्दा कोई और भी बनता दिख रहा है? अब चुनाव शुरू हुआ है। ठीक है, अभी चुनाव शुरू हुआ है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। अभिज्ञान, मुद्दा मोदी ही होगा? संदीप, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे। बहुत जल्दी से। होना कुछ और चाहिए था देश के लिए, लेकिन कड़वी सच्चाई है, मुद्दा मोदी है, कोई ऑल्टरनेटिव मुद्दा विपक्ष खड़ा नहीं कर पाया है अभी तक। अभी खड़ा हो सकता है प्रदीप, या मुद्दा मोदी ही रहेंगे? नहीं, मुद्दा मोदी ही रहेंगे। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोरोना के दौरान ही तय हो गया था। मोदी 24 का चुनाव लड़ रहे हैं और 29 की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष जो है कोई बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करने की बजाय मोदी की लाइन को छोटा करने में अपनी पूरी शक्ति जाया कर। प्लीज एक लाइन में ही शीतल। तटीय राज्यों में मुद्दे भिन्न हैं, एक आध को छोड़ के, लेकिन मध्य भारत में जरूर मुद्दा मोदी ही। अब नहीं, मैं मोटे तौर पर सब साथियों की बात से सहमत हूं। एक बात मैं केवल ये कहूंगा कि विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताने वाला मुद्दा जो है वो मोदी जी का गड़बड़ा सकता है, गड़बड़ा सकता है, वो कमजोर नब्ज भी साबित हो सकती है।